हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड के लिए। पॉलीसैकेराइड्स, अब ओलिगोसैकेराइड आपका क्लियर हो गया। ओलिगोसैकेराइड में मोनोमर्स का नंबर कितना होगा, मोनोसैकेराइड्स का नंबर कितना होगा, 2 से 10 तक। कितना? 2 से 10 तक, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। एंड मोर देन 10 अगर मोनोसैकेराइड यूनियन जुड़ जाता है, मोर देन 10 मतलब 11 12 एंड सो ऑन, तो वो बनेगा पॉलीसैकेराइड। तब उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। बॉन्ड वही होगा, 1,4 लिंकेज होगा या 1,2 लिंकेज होगा या एक और लिंकेज आता है 1,6 भी यहाँ पे आता है, वो हम बात करेंगे आगे अभी। ठीक है, देखो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यहाँ पे नंबर जो होंगे थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा और थाउजेंड्स मोनोसैकेराइड्स एक साथ जुड़कर पॉलीसैकेराइड बनाता है। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, मीठा नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग नेचर नहीं रखता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का है। बट यहाँ पे एक आपको नोट करके बात याद रखनी है, पॉलीसैकेराइड का जो चेन बनेगा, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कुछ इस तरह से मोनोसैकेराइड्स जुड़ के एक पॉलीसैकेराइड चेन बना रहे हैं, 10 से ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल एक ज्यादा हुआ, बस हमारा पॉलीसैकेराइड तैयार है। ठीक है, इनके बीच ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, पॉलीसैकेराइड का नेचर कैसा है, अभी मैंने बोला नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन जब हम पूरे चेन में देखें तो एक चेन इनका क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, तो दूसरा जो चेन का एंड होगा, चेन का दूसरा जो एंड होगा दैट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। तो एंड पे हम बात करें, जब एंड पूछा जाए पॉलीसैकेराइड चेन का एंड कैसा होता है, तो एक एंड आपका कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग और दूसरा रिड्यूसिंग। एंड ओवरऑल ये अगर पूछा जाए सिर्फ पॉलीसैकेराइड का नेचर क्या है, तो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होगी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पर किया जाता है। एक तो इनका बेसिस है फंक्शन, कि पॉलीसैकेराइड का फंक्शन क्या है, इसके बेसिस पर हम बात करें तो न्यूट्रिटिव और स्ट्रक्चरल होते हैं, 2 ग्रुप में क्लासिफाई करा जाता है। जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे वो न्यूट्रिटिव है, जैसे स्टार्च, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, उसको पॉलीमराइज कराता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो न्यूट्रिटिव हो गया। दूसरा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ये एनिमल की बॉडी में स्टोर होने का फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसैकेराइड ये भी है, ये न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशनली हम इनका यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड उनको हम बोलेंगे जो कोई स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे सेलुलोज, सेलुलोज कहाँ यूज होता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, तो सेल वॉल प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है, तो सेलुलोज आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो, काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, फंगल सेल वॉल में, कहाँ प्रेजेंट होता है, फंगल सेल वॉल में। तो ये स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। फंक्शन कैसा है, स्ट्रक्चरल है तो आपने ये नाम याद रखना है, न्यूट्रिटिव है तो वो 2 नाम याद रखने हैं। अपन को पढ़ना है ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 टाइप के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। जब सेम टाइप के, सेम मोनोसैकेराइड से सेम मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलकर पॉलीसैकेराइड बना रही है, मान लो जैसे ग्लूकोज का सब एक यूनिट मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज के ही 50 मॉलिक्यूल जुड़ गए और पॉलीसैकेराइड बना दिया, तो वो होमोपॉलीसैकेराइड है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड हो, जैसे मान लो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज है, आगे कोई और मोनोसैकेराइड जुड़ा है, गैलेक्टोज है, तो 2 या 2 से ज्यादा जब मोनोसैकेराइड्स मिलके कोई पॉलीसैकेराइड बनाता है तो वो आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहा जाएगा। हमें अपन को इस पॉलीसैकेराइड के टॉपिक में यही दोनों को पढ़ना है, होमोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं। पहले हम बात करेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स की। कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोसैकेराइड यूनिट्स, सेम मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होगा। एग्जाम्पल सेलुलोज, पहला एग्जाम्पल सेलुलोज। सेलुलोज का नाम आपने बहुत बार सुन लिया था जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सब बहुत बार पढ़ा। तो सेलुलोज आज अपन को समझ आ रहा है क्या, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी क्या,
पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में भी क्या, होमोपॉलीसैकेराइड है। क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है। अब ये लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ये तो याद हो जाएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पॉलीमर है और लीनियर है। लीनियर का मतलब कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लीनियरली ऐसे लगा हुआ है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, सीधा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते गए जुड़ते जुड़ते गए, पूरा एक स्ट्रेट चेन। और कितने, 6000 to 10,000 glucose molecule are used in the formation of cellulose। तो पॉलीसैकेराइड बहुत बड़ा है ये, कितना मॉलिक्यूल, 6000 से 10,000 तक। ठीक है, लिंकेज क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मेन कंपोनेंट है किसका, सेल वॉल का, हमने पढ़ा हुआ है ये बात। जैसे हम कोई वुड यूज करते हैं, वुड में हम देखते हैं तो वुड के पास जो सेलुलोज कंटेंट है लगभग 50% होता है, क्योंकि वुड क्या है, डेड सेल्स है, डेड प्लांट सेल्स हैं, तो उनमें लगभग 50% सेलुलोज ही है। और यही अगर आप कॉटन की बात करोगे, कॉटन जो हमारा नेचुरल कॉटन है ना, जो हम प्लांट से निकालते हैं, इट हैज 90% सेलुलोज। जो सॉफ्टनेस ऑफ कॉटन फाइबर या जो भी फाइबर हमारे फैब्रिक्स हैं, जो कपड़े यूज में होते हैं, उनका सॉफ्टनेस डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ सेलुलोज। जितना ज्यादा सेलुलोज उतना ज्यादा सॉफ्ट होगा कपड़ा। ठीक है, तो कॉटन में 90% सेलुलोज होता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑन दिस प्लेनेट, सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर इस अर्थ पे है तो वो कौन है, सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं तो प्लांट सेल से बना होगा, एंड प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से। तो पूरा अर्थ सरफेस प्लांट से ही कवर्ड है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो अर्थ पे कौन है, सेलुलोज। इसको हम यूज करते हैं रेयॉन फाइबर बनाने में। रेयॉन फाइबर एक आर्टिफिशियल फाइबर है, उसको बनाने में भी सेलुलोज यूज किया जाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। एक तो सिल्क फाइबर हमें वो मॉथ से मिलता है, एक इंसेक्ट सिल्क मॉथ से हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज अ नेचुरल सिल्क, एक्चुअल सिल्क। ये आपका सेलुलोज से बनाया हुआ रेयॉन, रेयॉन्स को हम एज अ सिल्क की प्रॉपर्टी रखता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी वही रखता है रेयॉन, अपना सिल्क जो वाला जो बात जो फीचर्स हैं उसके पास है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, है ना। सिल्क की साड़ी कहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है, बनारस की। कहाँ की, बनारस की, बहुत महंगी मिलती है। अगर आप वो एक्चुअल सिल्क वाला लेने गए तो तुम्हारे लिए। तो हम पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए जो मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो सेलुलोज। वो पल्प पहले बनाते हैं और पल्प से वो पेपर अपना बनता है, तो वो भी सेलुलोज है। मतलब ये आप जो लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये भी कोई प्लांट सेल से बना है। ठीक है, तो सेलुलोज है। ठीक है, ये सेलुलोज की बात हो गई। सेलुलोज आपका, मैंने एक बात याद रखना है, सेलुलोज आपका किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, अनब्रांच्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, अनब्रांच्ड है। कैसा है, अनब्रांच्ड है, लीनियर पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है। और आपको वो तो बात याद हो ही गई, कहाँ यूज करते हैं, क्या कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, बस इतनी सी याद रखनी है। अब दूसरा आपका पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लूकोज को वो स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, पॉलीमर ये भी डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका, डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए हम इसको खाते हैं। हमारे सेल को क्या चाहिए, डी ग्लूकोज। मेन स्टोर्ड फूड है इन प्लांट्स। प्लांट बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है, स्टार्च दो टाइप के चेन से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्च दो टाइप के चेन से बना होता है, यहां आपको डिफरेंस समझना है। मतलब स्टार्च के ब्रांचेस होती है, स्टार्च हैज ब्रांचेस।
ठीक है, एक हम बोलते हैं एमाइलोज चेन, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज चेन जो होती है वो बड़ी होती है, बड़ी मतलब जो उनके मोनोमर्स का नंबर है वो ज्यादा होता है। एमाइलोज की पहले हम बात कर ले। अनब्रांच्ड होती है, चेन है जिसमें 1,4 लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक, और नंबर कितना है 250 से 300 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड होती है, एंड इनमें लिंकेज वही है 1,4 लिंकेज है, और जहां जहां से ब्रांचिंग है वहां पे 1,6 लिंकेज होता है। ये जो हमने अभी चेन बनाया ये इसकी एक एमाइलोज चेन है जो कोई ये ब्रांच नहीं है, सीधी सीधी है ना। यहाँ पे हम देखें ये एमाइलोज चेन है। अब इससे जो ये ब्रांच ये निकल रही है ये एमाइलोपेक्टिन कही जाएगी, ए ब्रांच होती है। यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इससे जुड़ेगा, यहाँ जो लिंकेज होगा वो 1,6 लिंकेज होगा, ठीक है। और चेन में जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं इनके बीच जो लिंकेज होगा 1,4 लिंकेज होगा। जो जो पॉइंट पे ये ब्रांचिंग होती है वहां पे लिंकेज 1,6 होता है, ये ध्यान रखना। अभी इसको मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट जो आपका पॉलीसैकेराइड्स है उसके साथ, ठीक है। तो अभी ये याद रखना है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन की बात। एमाइलोज जो है स्टार्च के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, स्टार्च गिब्स आयोडीन टेस्ट। एमाइलोज जो चेन है इनकी वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ जब हम टेस्ट करते हैं। एमाइलोपेक्टिन रेड कलर देता है जब आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। एमाइलोज जब या हम बात करें स्टार्च आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाता है तो वो ब्लू टू या ब्लू वायलेट कलर देता है, ठीक है। अब कोई भी स्टार्च, जैसे आपका पोटैटो का स्टार्च मैंने यहाँ एग्जांपल पे लिया, इसमें 20% एमाइलोज है तो 80% एमाइलोपेक्टिन है। ये मतलब 20% वो स्ट्रेट चेन वाली हिस्सा बनाता है, तो हाई जो ब्रांचिंग वाला पोर्शन है वो 80%, ठीक है। तो एमाइलोपेक्टिन की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सवाल मिलता है। स्टार्च गिव्स आयोडीन टेस्ट बट सेलुलोज नॉट। सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता, क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है वो देखना। स्टार्च की ब्रांचिंग बहुत होती है, स्टार्च में वो एमाइलोपेक्टिन है, ब्रांच्ड है ना। उस ब्रांचिंग की वजह से वो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ब्रांचिंग है तो बहुत नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। उस नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर में आयोडीन के मॉलिक्यूल फंस जाते हैं। जब स्टार्च को हम आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयोडीन मॉलिक्यूल उसी में नेटवर्क ऑफ वो ब्रांचेस में फंस जाता है, तो वो कलर देता है। जबकि आपका कौन सा सेलुलोज की बात करें तो वो स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, तो उसमें आयोडीन मॉलिक्यूल होल्ड नहीं हो पाता है, इसलिए वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता। ये बहुत आपसे जनरल सवाल है, बहुत कोई भी पूछ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, सो स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन, सो स्टार्च आयोडीन जो आपका कलर है वो ब्लू वायलेट कलर देता है। जबकि सेलुलोज जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है और ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है और ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ये ध्यान रखना। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है एनिमल्स में, जैसे हमारा प्लांट स्टोर करता है स्टार्च। प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें, सेम एज इट इज, अगर कोई एनिमल है तो वो ग्लूकोज को स्टोर करेगा किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एनिमल स्टार्च भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कहाँ ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है? तो दो ऑर्गन है, लीवर एंड मसल सेल्स, मस्कुलर टिश्यू आपका, जिसमें लीवर में ज्यादा स्टोर होता है, मसल्स में इतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब अगर हम
प्रोपोर्शन की बात करें तो लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज ज्यादा है। एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज का ही स्टोर्ड फॉर्म है एनिमल्स बॉडी में। पॉलीमर है ये अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये अभी हम होमोपॉलीसैकेराइड की बात कर रहे हैं तो एक ही ग्लूकोज, एक ही मोनोसैकेराइड का पॉलीमर है। एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है ये हाईली ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड है। स्टार्च ब्रांच्ड है, अपना सेलुलोज अनब्रांच्ड है, स्ट्रेट लाइन लीनियर है। लेकिन जब ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो हाईली ब्रांच्ड है, ये बात आप ध्यान रखना। ग्लाइकोजन के पास दो तरह का लिंकेज है, 1,4 लिंकेज आपको समझ आ रहा है, लेकिन जहां जहां से ब्रांचिंग अराइज होती है देयर इज 1,6 लिंकेज। ये अपन इसका पिक्चर देखें तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें जो यूनिट्स हैं ग्लूकोज के वो 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन जिन जिन पॉइंट से जहां जहां से ये ब्रांच अराइज हो रही है, जहां जहां से ये ब्रांच अराइज हो रही है, जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ब्रांच का ये फर्स्ट ग्लूकोज है, मतलब ये ब्रांच को दिखा रहे हैं ये वाले को, है ना। तो यहाँ पे जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बन रहा है ये 1,6 लिंकेज शो करता है। ये कौन सा लिंकेज है? 1,6 लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो स्ट्रेट चेन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये सारे 1,4, ये 1,4, ये 1,4, लेकिन जहां से ब्रांचिंग अराइज हो रही है वहां पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लिंकेज किस टाइप के हैं। उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, ग्लाइकोजन भी आपका आयोडीन टेस्ट देता है, बट कलर यहाँ पे कैसा देगा? रेड कलर। जबकि स्टार्च कैसा कलर देता है? ब्लू वॉयलेट कलर देता है, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है फंजाई का भी, फंजाई की बॉडी में भी जो फंगल सेल है, जैसे हम मशरूम खाते हैं तो मशरूम की बॉडी में जो हमें कि उसकी बॉडीज के माइसीलियम से जो हमें स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो ग्लाइकोजन मिलता है, ठीक है। तो फंगल बॉडी में भी ये जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट एक होमोपॉलीसैकेराइड है आपका काइटिन। काइटिन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल किससे बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है, ठीक है। ये भी पॉलीमर है किसका? अब ये थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है, एन एसेटिल डी ग्लूकोसामाइन। ये ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है ना, एन एसेटिल ग्लूकोसामाइन, और इसमें 1,4 लिंकेज है, बीटा 1,4 लिंकेज है। एन एसेटिल ग्लूकोसामाइन एक अमीनो एसिल डेरिवेटिव ऑफ बीटा ग्लूकोज है। ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल में जब ये अमीनो एसिल ग्रुप लग जाए, दिस वन इज द अमीनो एसिल ग्रुप, ये आपका अमीनो एसिल ग्रुप है NHCOCH3, ये अमीनो एसिल ग्रुप है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पे जब ये जुड़ जाए तो आपका वो मॉलिक्यूल हो जाएगा एन एसेटिल ग्लूकोसामाइन। तो ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है, बट बस यही है कि उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज है, ठीक है। इसका पॉलीमर है। काइटिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स में सारे इंसेक्ट्स आते हैं। कौन आता है? सारे इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट की जो कवरिंग है, हार्ड कवरिंग, आउटर बॉडी की कवरिंग जो है वो हमारा एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। वो किससे बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है। सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंगल सेल वॉल भी इसी काइटिन से बना हुआ है, ये हमने पहले ही देख लिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस अर्थ पर है वो सेलुलोज है, एंड सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ इज काइटिन। सेकेंड कौन है? काइटिन है। ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। फंगल सेलुलोज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है।
एंड फंगल सेल इज ऑल्सो प्लांट सेल, एंड प्लांट सेल का सेल वॉल यहाँ के जो प्लांट सेल है, फंगल सेल है, उसका सेल वॉल किससे बना है? काइटिन से बना है, तो इसको फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये काइटिन की कुछ बात है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डेक्स्ट्रिन। होमोपॉलीसैकेराइड की हम बात अभी कर रहे हैं। डेक्स्ट्रिन भी हमने डेक्स्ट्रिन की बात उस टाइम नहीं करी, बट अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेक्स्ट्रिन आपका एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस है। जब हम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का डाइजेशन करते हैं। स्टार्च हमने पीछे देखा था जब माल्टोज पढ़ रहे थे डाइसैकेराइड, तो स्टार्च के डाइजेशन में माल्टोज आपका एक क्या बनता था? इंटरमीडिएट कंपाउंड, फिर ये ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता था, ये देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और सीक्वेंस ऐड करना है। स्टार्च, हाँ, यहाँ पे डेक्स्ट्रिन आपका पहले ये जो स्टार्च है, ये छोटे मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रिन में ब्रेक होता है, एंड हाइड्रोलिसिस के बाद ये डेक्स्ट्रिन आपका माल्टोज में प्लस ग्लूकोज में ब्रेक होता है। ठीक है, तो डेक्स्ट्रिन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है एक्चुअली स्टार्च का, या यहाँ पे ग्लाइकोजन भी हो सकता है, तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है वो ध्यान से देख लो। ईस्ट और बैक्टीरियल सेल, ईस्ट एंड बैक्टीरियल सेल में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है वो डेक्स्ट्रिन है, डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में स्टोर है, एंड ये ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ही पॉलीमर है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे डेक्स्ट्रिन के ब्रेकडाउन से क्या मिल रहा है? ग्लूकोज मिल रहा है और माल्टोज मिल रहा है। माल्टोज ब्रेक होगा किसमें? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, तो ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ये, है ना। तो ये भी होमोपॉलीसैकेराइड है, और होमोपॉलीसैकेराइड से आपका ये इतना सब कुछ आपको याद रखना है। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या? सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, एंड उसके बाद क्या हो गया आपका? माल्टोज तो वो तो आपका डाइसैकेराइड में आ गया। इधर डेक्स्ट्रिन हो गया, है ना, काइटिन हो गया, ये सारे आपके होमोपॉलीसैकेराइड है। और ये सवाल आपका बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बनता है। ये किसका पॉलीमर है और किस टाइप का पॉलीमर है, तो ये ध्यान रखना है ना। और उसके बाद हम अब बात करेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होगा, ये हम पहले से ही समझ रखे हैं। एग्जाम्पल हमें ही पढ़ना है यहाँ पे, और क्या उनके 2 डिफरेंट जो मोनोसैकेराइड्स है वो कौन कौन से हैं। पहला है हायालुरोनिक एसिड। हाँ, हायालुरोनिक एसिड कहाँ कहाँ हमें बॉडी में मिलता है? ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे देखा, ये लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमर। जब आपने आई बॉल पढ़ा था, है ना, विट्रस ह्यूमर पढ़ा था, हमारा जो आई बॉल है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड से भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट, वो आपका विट्रस ह्यूमर। अम्बिलिकल कॉर्ड, हमारा जो कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के साथ एक ट्यूब जैसा, वो इसी से बना होता है। जॉइंट्स पे ये प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू में ये एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट है। बॉडी में जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है, जो लुब्रिकेटिंग नेचर रखता है, वो इसी एसिड की प्रेजेंस की वजह से है। हाँ, जैसे आपने अपना नेजल फ्लो भी कई बार आता है, तो वो भी लुब्रिकेटिंग टाइप नेचर रखता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। तो ये हाइलुरोनिक एसिड बॉडी में बहुत रीजन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपने इतने तो याद रखने ही रखने हैं। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, जो काइटिन का अपना बेसिक यूनिट है। और एक और आपका मॉलिक्यूल याद रखना है, ग्लूकोरोनिक एसिड, ये ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है। तो 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हो गए, और इसका डेरिवेटिव है ये आपका हायालुरोनिक एसिड। और हाँ, इसको हम फेस वॉश में भी ये बहुत यूज होता है, जिससे आपको वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस मिल जाता है स्किन को। सारे मॉइस्चराइजर में लगभग आज के टाइम पे यूज करते हैं इसको, है ना, लेकिन है आपका बॉडी में नेचुरली ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका दूसरा जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड में दूसरा नाम है कॉन्ड्रोइटिन। ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, और ये किसका पॉलीमर है? बीटा गैलेक्टोसामाइन का और बीटा डी
ग्लूकोरोनिक एसिड का, ठीक है। तो इसका पॉलीसेकेराइड है, कनेक्टिव टिश्यू में बस एक अपना कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है, जैसे कार्टिलेजेस हैं वहां पे ये देखने को मिलता है। एंड हिपेरिन, हिपेरिन आपने ब्लड में पढ़ा था, तो हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है एंड दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ क्या, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है बट हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोसामाइन एंड यूरेनिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। पेक्टिन, ये तो बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पेक्टिन आपने बहुत पढ़ा था सेलुलोज एंड सेल वॉल में, ठीक है। तो ये किसका पॉलीमर है, गैलेक्टोरियोनिक एसिड का और एराबिनोज या फिर जाइलोज, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, सेल वॉल में। सॉल्ट ऑफ पेक्टिन, जिसे आपने नाम दिया था कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट्स, इससे क्या बनता है, मिडिल लैमेला, प्लांट्स में मिडिल लैमेला दो एडजेसेंट सेल को जोड़ता है, इसलिए इसको हम प्लांट सीमेंट भी कहते हैं, प्लांट सेल को जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये प्लांट सीमेंट है। और हेमीसेलुलोज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप इसको जब समझोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा। स्टोर्ड मटेरियल है किसमें, फाइटेलिफस में, जिसे हम इवोरी पाम कहते हैं, प्लांट का नाम है, इसमें ये स्टोर रहता है, इसकी बॉडी में ये स्टोर होता है, स्टोर्ड मटेरियल है इस प्लांट में। हेमीसेलुलोज जो हमें मिलता है ये प्लांट में कैसा मटेरियल है, वाइट, हार्ड एंड साइनी, कैसा है, वाइट, हार्ड एंड साइनी, एंड इसका यूज करा जाता है बिलियर्ड बॉल्स बनाने के लिए। अब वो गेम खेलते हैं, जो बॉल होती है ना, वो उसमें वो निशाना लगाते हैं स्टिक से, वो बॉल्स इसी की बनी होती है, वो बॉल्स इसी हेमीसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसको हम आर्टिफिशियल इवोरी भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इवोरी क्या होता है, इवोरी भी आपका हार्ड वही सब्सटेंस है, इवोरी एक्चुअली वो टस्क ऑफ एलिफेंट जो है जिस मटेरियल से बना होता है, दैट इज द इवोरी, वो टस्क, बड़ी वो दांत जो हाथी का होता है, तो उसको बहुत सारे हम आर्टिफिशियल इवोरिया, वो कई लोग उसको डेकोरेशन के लिए घरों में यूज करते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी इसी का यूज करा जाता है। एक्चुअली जो इवोरी है वो कहाँ मिलेगा, टस्क ऑफ एलिफेंट, जो आपके टस्क मैमल्स हैं उनकी जो टस्क है उसमें प्रेजेंट होता है। तो हेमीसेलुलोज इस बिलियर्ड बॉल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के पे बेस्ड है। आपके जो वाइबा के सवाल है ना, बड़े जो घुमा घुमा के अगर पीटना चाहता है कोई, तो आराम से पीट सकता है कि भाई ये वो कौन सा मटेरियल से बना है। अब हम पढ़ते तो हैं हेमीसेलुलोज, भाई हेमीसेलुलोज तो सबको पता है, सेलुलोज, सेल वॉल पढ़ा है तो हेमीसेलुलोज तो पढ़ा है ना। कौन से प्लांट से वो निकाला जाता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। फाइटेलेफस, ये इसका कॉमन नेम याद रहे तो ज़्यादा ठीक है, इवोरी पाम बोलते हैं, तो उससे बात पूरी याद रहती है। आर्टिफिशियल इवोरी भी कहते हैं, ठीक है। कुछ आपको ये पॉइंट नोट वाला एक समझ के रखना है, कई बार ये टर्म यूज करा जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे अलग से हम इसको बात समझ लेते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या मतलब क्या है, ये भी पॉलीसैकेराइड है, स्लाइमी पॉलीसैकेराइड है, जिसका नेचर स्लाइमी है, चिपचिपा सा है, एंड दिस कैन दे हैव एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ टू बाइंड द प्रोटीन एंड वाटर, ये प्रोटीन और वाटर के साथ बाइंड कर सकता है, इसलिए इसका नेचर कैसा रहता है, म्यूको जैसा, म्यूकस जैसा रहता है। जैसे प्लांट की बॉडी पे आउटर कवरिंग म्यूसिलेज की देखी होगी आपने, जो बारिश के टाइम पे एक स्लीपरी सरफेस बना देता है जहाँ पे एल्गी ग्रो करता है ना, तो वो म्यूसिलेज जो है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। अगार अगार, अगार अगार का हम एल्गल एक्सट्रैक्ट है, एल्गी से निकालते हैं, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज करा जाता है एज अ थिकनर, जैसे आइसक्रीम हो गया, ये सारे इसमें यूज करते हैं। और जो आपके नेचुरल गम है, गम जो प्लांट के का एक्सक्रीटरी मैटर है, दैट इज ऑल्सो पॉलीसैकेराइड। अब इसमें आपको कई बार सवाल ये पूछा जा सकता है कि गम और फेविकोल में क्या डिफरेंस है। गम जो है ये आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, एक नेचुरल म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। क्या है, नेचुरल
म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। फेविकोल आपका एक आर्टिफिशियल रबर बेस्ड एडिसिव मटेरियल है, रबर बेस्ड एडिसिव मटेरियल है जो हम आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में बनाते हैं। और ये सब कुछ आपका हो गया कहानी हेट्रोपॉलीसैकेराइड का खत्म। मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लिपिड के साथ। थैंक यू।